Good morning, everyone. Today we will continue with chapter number 6, Judiciary, and the topic which we are going to discuss over here is judicial activism. Students, have you heard of the term judicial activism or the public interest litigation, that is PIL? PIL के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, नाम तो ज़रूर सुना होगा PIL. So what is the meaning of the judicial activism? First of all, we will discuss this. Judicial activism means proactive. Be a proactive of a judiciary. Judiciary का proactive हो जाना. In other words, we can say that interference in the work of the legislature as well as executive. यानी कि जब एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर अगर प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे तो उनके बीच में जुडिशरी का इंटरफेरेंस, उसका इंटरफेयर करना, इसी को कहते हैं कि प्रोएक्टिव हो जाना जुडिशरी का. यानी कि जो काम, जो जुरिडिक्शन होना चाहिए, जो काम होने चाहिए लेजिस्लेचर के या फिर एग्जीक्यूटिव को करने चाहिए, अगर जुडिशरी को कहीं ना कहीं ये लगे कि वो अपने फंक्शन जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहे, सो ऑन दैट सिचुएशन जुडिशरी जो है इनके वर्क में इंटरफेयर करती है, और दिस सिचुएशन को ही हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म. So PIL is a part of the judicial activism. Many people think that these two things are revolutionized the functioning of the judiciary and made it more people friendly. बहुत से लोगों का क्या विचार है कि जब से जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हुआ है, PIL आया है, तब से एक तरीके से जुडिशरी के जो काम करने का तरीका है, फंक्शन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन आ गई है और ये काफ़ी ज़्यादा पीपल फ्रेंडली हो गई है PIL के आ जाने से. ओके अभी हम डिस्कस करेंगे PIL के बारे में भी डीपली कि ये PIL क्या है. यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो PIL है, द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ फ्लोरिस्ड इन इंडिया इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL और द सोशल एक्शन लिटिगेशन SAL. जो हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, वो जुडिशियल एक्टिविज्म PIL या फिर SAL, इसको PIL या SAL कुछ भी हम बोल सकते हैं, इन दोनों के आने से जो है हमारी जुडिशरी का एक्टिविज्म जो है वो वर्क करेगा. यानी कि यही एक तरीके के मतलब मेजरमेंट है क्या क्या करने के लिए, जुडिशरी को प्रोएक्टिव बनाने के लिए. सो व्हाट इज़ दिस PIL एंड SAL, कैसे ये वर्क करते हैं, कब ये एमर्ज हुए, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. इन द नॉर्मल कोर्सेज ऑफ द लॉ में क्या होता है नॉर्मल लाइफ में कि एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट ओनली इफ़ एंड शी हैज़ बीन पर्सनली एग्रीव्ड. अगर कोई भी पर्सनली, फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है, कुछ भी मिसहैपनिंग हुई है, तो आप डायरेक्टली अपनी पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में. ठीक है ना, कॉमन यही होता है बेसिकली. सो दिस इज़ टू से ए पर्सन हुज राइट have been violated or who is involved in a dispute could move to the court of law. वही जिसके साथ कोई भी किसी के फंडामेंटल राइट अगर वायलेटेड हुए हैं या किसी के साथ कोई डिस्प्यूट या मिसहैपनिंग हुई है, तो वो पर्सन क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा. बट दिस कंसेप्ट अंडरवेंट ए चेंज. लेकिन जो ये कंसेप्ट है ये कुछ चेंज हो गया है अब अराउंड 1979 के बाद ये कॉन्सेप्ट कुछ चेंज हो गया है. पहले तो यही था ना, अभी भी है ये, ऐसा नहीं कि अब चेंज हो गया है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ ऐड हो गई है. यानी कि जब भी किसी के साथ मिसहैपनिंग होती है वो जाएगा, लेकिन उसकी जगह आप कोई दूसरा भी जा सकता है. इन 1979 द कोर्ट सेट द ट्रेंड व्हेन it decided to hear a case where the case was filled not by the aggrieved person but by other on their behalf. मीन्स अगर किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है तो उसकी जगह पर, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा भी उसकी जगह पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, पेटिशन लगा सकता है. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपकी सोसाइटी का, आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे मान लो 2 या 3 स्वीपर हैं आपके, और उन स्वीपर के साथ आपकी गली के, आपके मोहल्ले के जो पीपल हैं बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, लेकिन वो अपनी आगे कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखवा रही हैं, वो चुपचाप सब कुछ सह रही हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें बुरी लग रही हैं. तो अब क्या करोगे आप, उनकी तरफ से, वो लोग नहीं इंटरेस्टेड, वो नहीं कर रहे, लेकिन आप उनकी तरफ से PIL लगा सकते हो, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हो कि भाई मेरे एरिया में इन लोगों के साथ ये गलत हो रहा है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल PIL. यही मतलब है PIL का.
मतलब हमारी सोसाइटी में किसी भी डिप्राइव्ड सेक्शन, पुअर सेक्शन या फिर कोई भी कुछ भी हो, किसी के अगेंस्ट में भी अगर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट एबल टू फाइल द पेटिशन, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट अ पर्टिकुलर पर्सन यू कैन फाइल ए कंप्लेंट। उसके बिहाफ पर, उसकी तरफ से आप कंप्लेंट लगा सकते हो। इसी को कहते हैं PIL एंड SAL, राइट। तो PIL आपको क्लियर हो गया। तो PIL के आ जाने से ही हमारे जुडिशरी जो है वो मोर एक्टिव हो गई है, मोर एक्टिव रोल उसने प्ले किया है। और जब ये हुआ था ना 1979 में, अराउंड द सेम टाइम व्हाट वाज हैपन, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक अप द केसेस अबाउट राइट ऑफ द प्रिजनर्स। कई सारे केसेस जो है उसी टाइम पर 1970 या 80 के आसपास ऐसा कुछ हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया था इन द केसेस ऑफ द प्रिजनर में। So this is open the gate for the large number of cases where public spirited citizens and the voluntary organizations sought judicial intervention। और उसी टाइम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इनके में पार्टिसिपेट करना शुरू किया या फिर प्रिजनर के राइट के प्रोटेक्शन में कुछ जजमेंट ली, तब से तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाढ़ ही आ गई है PIL की। इतने ज़्यादा PIL फाइल होने शुरू हो गए। बहुत सारी ऐसी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सेवक जो ग्रुप्स होते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं या जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए और उन्होंने जुडिशियल जो इंटरवेंशन था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ उसको काफ़ी प्रेज किया। एंड दे हैड ऑल्सो वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द पुअर। और गरीब लोगों की अच्छी कंडीशन के लिए उन्होंने वर्क किया। एंड ऑल्सो दे हैव वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड मैनी अदर इशूज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। और बहुत सारे पब्लिक के इंटरेस्ट के इश्यूज़ उठाए गए उस टाइम पर। किस टाइम पर? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1979 एंड द 80s। So here are some case studies, some examples are given to you, the real example on that time। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो जुडिशरी थी उस टाइम पर इतनी ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गई थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यानी कि मतलब इट बिगिन considering the many cases merely on the basis of the newspaper report or the postal complaint received by the court। बहुत सारे ऐसे केसेस जो थे वो जुडिशरी ने लेना शुरू कर दिए थे जो किसके पे बेसिस थे, जो कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर बेसिस थे या फिर किसी ने भी कंप्लेंट फाइल कर दी या फिर पोस्टल कंप्लेंट उसको मिली, यानी कि लेटर के थ्रू अगर कोई कंप्लेंट मिली तो वो कंप्लेंट भी उसने रिसीव की कोर्ट ने और उनके ऊपर एक्शन लिया। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि कितनी ज़्यादा जो जुडिशरी है वो उस टाइम पर प्रोएक्टिव बन गई थी ऑन ए पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस। सो यहाँ पे अर्ली PILs के एग्जांपल आप पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जांपल दिया गया है 1979 की एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का कि एक न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल का मतलब होता है कि यानी कि जिन पे मुकदमा चल रहा हो या फिर उनको पनिशमेंट दे दी गई हो या फिर वो जेल में हो, या फिर अंडर ट्रायल यानी कि इस टाइम पर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, मुकदमे चलते चलते लोगों को प्रिजन में बंद कर दिया, प्रिजनमेंट की उनको सज़ा सुना दी गई। सो देयर वर मैनी प्रिजनर्स थे बिहार में हु हैड स्पेंड लॉन्ग ईयर्स इन जेल, लॉन्गर देन व्हाट दे वुड हैव स्पेंड। अब यहाँ पे दिखाई गई है इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कि बिहार के काफ़ी सारे प्रिजनर थे, बिहार के बारे में बात हो रही है। मतलब उन्होंने जो ऑफेंस किया था उसके लिए उनको पनिशमेंट मिल गई, लेकिन पनिशमेंट मिलने के बाद भी उनको काफ़ी लंबे टाइम तक उनको जेल में रखा गया जो कि सही नहीं था। तो उनके बारे में बात हो रही है और उनको उस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया जो एक्चुअल उन्होंने किया ही नहीं था। तो इस तरह के केसेस यहाँ पे आपको बताए गए हैं। दिस रिपोर्ट प्रमोटेड एन एडवोकेट टू फाइल ए पेटिशन। और इस रिपोर्ट को पढ़कर, इस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को पढ़कर एक एडवोकेट, एक वकील सामने आया और उसने इन प्रिजनर के अगेंस्ट में एक वहाँ के सिस्टम के अगेंस्ट में प्रिजनर के फेवर में एक कंप्लेंट फाइल की, एक पेटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट हियर्ड दिस केस, इस केस को सुना। इट बिकेम फेमस हो गया था, ये आपको अंडरलाइन करना है 1 मार्क्स के लिए। उस टाइम पर ये केस काफ़ी फेमस था 1970s में एज वन ऑफ द अर्ली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PILs में अगर देखा जाए तो सबसे पहला केस मतलब इस तरह का आया था। एंड दिस वॉज द, और ये केस किसके नाम से फेमस हो गया था? हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस। ये आप अंडरलाइन करोगे यहाँ से।
काफ़ी फेमस हो गया था, किस नाम से, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस के नाम से काफ़ी चर्चा में उस टाइम पे रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई ली थी और उनके अगेंस्ट में एक्शन भी लिया था। एक दूसरा केस आपको बताया गया है 1980s के बारे में। 1980s में व्हाट हैपेंड, ए प्रिजन इनमेट ऑफ द तिहाड़ जेल, जो कि तिहाड़ जेल का प्रिजनर के बारे में बात है, मैनेज्ड टू सेंड इस एक लेटर उसने सेंड किया है पेपर पे, किसको, जस्टिस को, जस्टिस कृष्ण अय्यर उस टाइम पर थे सुप्रीम कोर्ट में, राइट। तो उनको उसने इस लेटर में लिखकर क्या बताया कि भाई उसके साथ काफ़ी फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, नॉट ओनली उसी के साथ बल्कि जो बाकी प्रिजनर यहाँ पे हैं उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा, तिहाड़ जेल की बात हो रही है ये, उनके साथ भी काफ़ी जो है फिजिकल टॉर्चर किया जाता है और यहाँ पे प्रिजनर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय है। द जज गॉट इट कन्वर्टेड इनटू ए पेटिशन, और इस लेटर को ही वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज ने पेटिशन बना दिया, पेटिशन मान लिया और पेटिशन मान के इस लेटर के ऊपर वर्क करना शुरू किया। सो दो द लेटर ऑन द कोर्ट अबेंडेंड द प्रैक्टिस ऑफ द कंसिडरिंग लेटर, लेकिन बाद में ये सब प्रैक्टिस बंद कर दी गई कि भाई इस तरह से लेटर के बेस पे कोई पेटिशन फाइल नहीं की जाएगी या फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन उस टाइम पर भी ये केस काफ़ी फेमस रहा एंड नोन एज द केस सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इन 1980s, ये भी आपको अंडरलाइन करना है। तो इस तरह ये दो केसेस आपके सामने आए थे उस टाइम, यानी कि जब हम बात कर रही थी कि पीआईएल की बाढ़ सी आ गई थी, जब पीआईएल जुडिशियल जो एक्टिविज़म का प्रोसीजर जब शुरू हुआ था और जुडिशरी जो है वो प्रोएक्टिव हो गई थी, राइट। सो यहाँ पे इन केसेस के थ्रू हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं। थ्रू द पीआईएल द कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट। अब पीआईएल के थ्रू कोर्ट ने जो ह्यूमन बीइंग के जो राइट हैं उनके आइडिया को काफ़ी एक्सपेंड किया, लाइक क्लीन एयर होनी चाहिए, अनपोल्यूटेड वाटर होना चाहिए, डिसेंट लिविंग एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया एंड दीज आर द राइट्स फॉर द एंटायर सोसाइटी। अब कोर्ट ने ये माना कि जो ये सारे राइट हैं ना, दैट आर द राइट फॉर द एंटायर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के अधिकार हैं एंड इट वॉज फेल्ड बाय द कोर्ट दैट इंडिविजुअल एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट हैव द राइट टू सीक जस्टिस वेन आवर दीज राइट्स वर वॉलेटेड। अब कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर किया, जुडिशरी ने ऐसा डिक्लेयर किया कि देखो, अच्छी डिसेंट लिविंग जीना, अनपोल्यूटेड वाटर पीना, क्लीन एयर में सांस लेना, ये सब भी एक कॉमन ह्यूमन बीइंग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर ये चीज़ें भी उसको प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो रही हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में भी वो एक्शन ले सकता है जब उसके ये जो कॉमन राइट है जब उनको अगर वायलेट किया जाए तो he and she can seek for the action, right? Secondly, through PIL, the judicial activism of the post 1980s period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration right to those section whose cannot easily approach the court। अब 1980s के बाद, क्योंकि ये केस हमने जो ऊपर थे वो डिस्कस किए थे, इन केसेस के बाद काफ़ी हमने देखा कि बाढ़ सी आ गई थी पीआईएल की। अब यहाँ पे 1980s के बाद भी कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया, काफ़ी रेडीनेस दिखाई, किसके लिए, उस सेक्शन के लिए, दोज हु आर द डिप्राइव्ड क्लास एंड दोज हु कैन नॉट ईजिली अप्रोच द कोर्ट, जो इतनी आसानी से कोर्ट में नहीं जा सकते या फिर अपना खर्चा नहीं उठा सकते, अपना वकील हायर नहीं कर सकते, उनके लिए कोर्ट ने काफ़ी रेडीनेस दिखाई। और इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए, राइट, इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए अब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि राइट दे दिया उनको, किनको राइट दे दिया, अलाउड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनजीओज होती हैं, स्वयं सेवी जो ग्रुप्स होते हैं, उनको दूसरे सेक्शन की तरफ से पीआईएल फाइल करने का राइट दे दिया एंड द लॉयर्स एज वेल, लॉयर्स को भी दे दिया टू फाइल पेटिशन ऑन बिहाफ ऑफ द नीडी एंड द डिप्राइव्ड सेक्शन, कि आप नीडी और डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, पीआईएल फाइल करा सकते हैं उनकी तरफ से और कोर्ट उनके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। Now we will discuss some positive as well as negative impact of the PIL. So first of all we are going to discuss some positive impact of PIL. Student, judicial activism has made multifold impact on the political system. Political system को इसने काफ़ी प्रभावित किया है and it has democratized the judicial system by giving
नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल बट ऑल्सो ग्रुप एक्सेस टू द कोर्ट। यहाँ पे जुडिशल एक्टिविज़म ने या फिर जुडिशरी ने पूरी डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है जुडिशल सिस्टम में, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि ग्रुप भी एक्सेस हो सकती है, ग्रुप भी जा सकते हैं कोर्ट में किसी के अगेंस्ट में PIL लेके, राइट। सो इट हैज़ फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स दैट हैज़ टू बी मोर अकाउंटेबल, मोर आंसरेबल टू द पीपल। जो एग्जीक्यूटिव अगर अपना सही तरीके से काम नहीं कर रही थी तो कोर्ट ने बार बार इंटरफेयर करके, जुडिशरी ने इंटरफेयर करके उसकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा दिया है। अब उसको ज़्यादा आंसरेबल हो गई है वो अपने काम के लिए। इट ऑल्सो मेड एन अटैम्प्ट टू टेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। अब ये इलेक्टोरल सिस्टम इसने ज़्यादा फ्री एंड फेयर कैसे बनाया है जुडिशल एक्टिविज़म ने? क्योंकि अब कोर्ट जो है वो पूछता है कैंडिडेट के हु इज़ गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन, उससे ये पूछा जाता है कि अपना एफिडेविट आपको सबमिट कराना है। एफिडेविट में जो कि कोर्ट के थ्रू ही आएगा, जिसमें पता चलता है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। दे हैव इंडिकेटिंग देयर एसेट, उनकी संपत्ति का पता चलेगा, इनकम कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अलोंग विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जबकि पहले ये सब चीज़ कोई अपनी मर्जी से कितनी भी लिख के दे देता था, लेकिन अब कोर्ट ने इसके बीच में, जुडिशल एक्टिविज़म ने इंटरफेयर किया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसीजर में। और अब जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करने जाएगा उसको कोर्ट से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जिसमें उसको अपनी एसेट दिखानी पड़ेगी, अपने सोर्स ऑफ इनकम दिखाने पड़ेंगे, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी, उसके सर्टिफिकेट बाकायदा उसको लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी वो लिख देगा, ताकि जो लोग हैं कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड ऑन द एक्यूरेट नॉलेज। जो भी उसको अपने, जिसको भी वो वोट करेंगे उसके बारे में जो कॉमन सिटीजन है, जो कैंडिडेट है, उनको एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हुए अब कोर्ट ने, जुडिशरी ने ये सब करना भी शुरू कर दिया है। सो दीज वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ वी विल go another side of the negative impact. There are some negative side also in large number of PIL and the ideas of the protective judiciary. In the first we will discuss that it has overburdened the court. बिल्कुल overburden कर दिया है कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट में पहले से ही कितने ज़्यादा मैटर्स होते हैं कोर्ट के अंदर। उन सारे मैटर्स के अलावा आप ये भी देखेंगे, इस चीज़ को भी देखा जाएगा। पहले तो कोर्ट के पास कितने सारे केसेस होते हैं, कितने सारे मैरिज के रिगार्डिंग, डिवोर्स के रिगार्डिंग, क्रिमिनल एक्टिविटी के रिगार्डिंग, इतने सारे केसेस कोर्ट में होते हैं। अब साथ के साथ उसको काम करने पड़ रहे हैं एक्टिविज़म के थ्रू, लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव के भी। तो इस तरीके से जो है वो कोर्ट पे ओवरबर्डन तो हो ही गया है, राइट। सो सेकंड थिंग क्या है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, कि जुडिशियल एक्टिविज़म हैज़ ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड द जुडिशरी ऑन द अदर हैंड। मीन्स जो ये तीनों ऑर्गन थे, इनके बीच में चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम था वो, यानी कि जो डेमोक्रेसी थी, एक डेमोक्रेटिक वे था चेक एंड बैलेंस का, कि हर एक को इक्वल पावर दी जाए, कोई एक दूसरे को मतलब वो नहीं कर सकता, अगर कोई गलत काम करे तो दूसरे के ऊपर चेक लगाएगा। लेकिन यहाँ पर जुडिशरी का जो इंटरफियर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इन तीनों के बीच की जो लाइन है वो काफ़ी ब्लर दिखने को हमें मिलती है। एंड द कोर्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व द रिजोल्विंग क्वेश्चंस विच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव। और वो सब काम अब यहाँ पे जुडिशरी को करने पड़ते हैं जो कि किसके काम थे, एग्जीक्यूटिव के काम थे, या फिर वी कैन से द लेजिस्लेचर के काम थे। ओके, सो दस reducing air or the sound pollution or the investigating cases of the corruption and bringing about electoral reforms is not exactly the duty of judiciary. तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सब काम तो देखो जुडिशरी के नहीं है, ये काम किसके हैं, लेजिस्लेचर के या एग्जीक्यूटिव के। लेकिन फिर भी इन सब कामों के बीच में क्या कर रही है जुडिशरी, जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है। सो दीज आर द मैटर्स टू बी हैंडल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर द सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर. Therefore, some people feel that judicial activism has made the balance among the three organ of the government by delicate. इस तरीके से कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन तीनों के बीच का जो चेक एंड बैलेंस का जो रिलेशन था वो कुछ हद तक डेलिकेट हो गया है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पेक्टिंग द पावर्स एंड जुरिडिक्शन। हर मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि तीनों ऑर्गन में एक दूसरे के
चीज़ों को, जूरिडिक्शन को रिस्पेक्ट करना है और उसकी बात को मानना है, उनकी पावर्स को। वो बात अलग है कि कुछ कमियां हैं, तो क्योंकि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी है। सो जुडिशियल एक्टिविज्म में भी क्रिएटिंग स्ट्रेन, काफ़ी स्ट्रेन क्रिएट कर दिया है ऑन दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काफ़ी स्ट्रेन भी क्रिएट कर दिया है जुडिशियल एक्टिविज्म ने। सो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट टॉपिक some positive and negative impact of the PIL. So that's all for today's lecture. In the next class we will discuss about the judiciary and the right. So thank you. Have a nice day.